नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं देव ब्रिज क्लासेज। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आवर्त सारणी को पढ़ने वाले हैं। जिन भी विद्यार्थियों को केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है उन्हें आवर्त सारणी से समझ में आने लगेगी, क्योंकि बेसिक जो है वो आवर्त सारणी ही है। तो दोस्तों, हम लोग जानेंगे कि आवर्त सारणी का विकास कैसे हुआ और किस परिस्थितियों में इसका विकास किया गया। तो दोस्तों, अभी प्रकृति में जो है अभी 118 तत्व हैं और इन तत्वों के बारे में जानने के लिए हमें उनको अध्ययन अलग अलग से करना पड़ता, जिसके कारण कई दिन लग जाते या कई माह लग जाते या बहुत सारे समय लग जाते। तब वैज्ञानिकों ने एक निष्कर्ष निकाला कि क्यों ना हम इन तत्वों को एक ग्रुप या एक वर्ग में रखें, जिससे एक ग्रुप को पढ़ने से उन सब तत्वों का गुण पता हो जाए। तो इस दिशा में सबसे पहले जो प्रयास किए थे, तत्वों को वर्गीकरण करने का प्रयास, तत्वों का वर्गीकरण। तो तत्वों का वर्गीकरण का जो सबसे पहला प्रयास है वे डोबराइनर नामक वैज्ञानिक ने किए थे। डोबराइनर नामक वैज्ञानिक जो तत्वों के आवर्त वर्गीकरण को किए थे, ये जर्मनी के थे। ठीक है, डोबराइनर नामक वैज्ञानिक ने ही सबसे पहले आवर्तों तत्वों को वर्गीकरण का प्रयास किया। और ये जिस समय तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास कर रहे थे उस समय तक 21 तत्व ही मौजूद थे। ये जिस समय तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास कर रहे थे उस समय 21 तत्व मौजूद थे। अब डोबराइनर वैज्ञानिक ने क्या किए कि इन्होंने त्रिक नियम दिए। त्रिक नियम, इस त्रिक नियम के आधार पर क्या था कि इन्होंने तत्वों को तीन तीन के समूहों में बांटा। इन्होंने तत्वों के तीन तीन के समूहों में बांटा। तत्वों को तीन तीन के समूहों में बांटा। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि तत्वों को तीन तीन के समूहों में बांटा और इन्होंने पाया कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार, बीच वाले तत्व का परमाणु भार बाकी दो तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि जब तीन तीन के समूहों में तत्वों को बांटा गया तो बीच वाले जो तत्व हैं उनका परमाणु भार बाकी दो तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है, ये इन्होंने बताया। और इस नियम को ही डोबराइनर का त्रिक नियम कहा जाता है। इस नियम को क्या कहा जाता है? डोबराइनर का त्रिक नियम कहा जाता है। जैसे लिथियम, सोडियम एवं पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। देखिए, लिथियम का परमाणु भार 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39 होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार इन दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर होगा। क्या कहा इन्होंने? बीच वाले तत्व का परमाणु भार दोनों तत्वों के औसत के बराबर होगा। तो ध्यान दीजिए कैसे होगा। इन्होंने कहा कि बीच वाले तत्वों का परमाणु भार दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर होगा। तो औसत अगर हम निकालते हैं लिथियम और पोटेशियम का
तो क्या होगा, इनके परमाणु भार का औसत निकालेंगे तो 7 + 39 और बटा में 2 होगा, मतलब 46/2, तो क्या हो जाएगा 23। और 23 किसका परमाणु द्रव्यमान है, वो सोडियम का है। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि बीच वाले परमाणु का परमाणु द्रव्यमान, बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान बाकी दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है लगभग में, और ये बात डोबरेनर ने बताया। लेकिन डोबरेनर का जो त्रिक नियम है, डोबरेनर का त्रिक नियम वो केवल 3 तत्वों तक, केवल 3 त्रिक ही बना पाए। डोबरेनर का त्रिक नियम वो केवल 3 त्रिक ही बना पाए, और उनका 3 त्रिक ही सफल हो पाया, चौथा त्रिक उनका सफल नहीं हुआ, 5वां त्रिक भी उनका सफल नहीं हो पाया। ठीक है, तो उन्होंने 3 त्रिक ही दिया और 3 त्रिक ही उनका काम करता है। ठीक है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसी प्रकार हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को। ठीक है, तो इन्होंने त्रिक का 3 नियम दिया, 3 त्रिक दिए, और चौथे और 5वें त्रिक जो है इनका असफल रहा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि डोबरेनर ने तत्वों को 3 के समूहों में बांटा, जिसे त्रिक नियम कहा जाता है, और उन्होंने पाया कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार बाकी के 2 तत्वों के परमाणु भार के लगभग औसत के बराबर होता है, लगभग औसत के बराबर होता है। क्या उन्होंने पाया कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार लगभग औसत, दोनों के औसत के बराबर होता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि डोबरेनर जो हैं उनके दोष क्या थे, उनके जो त्रिक नियम दिए, डोबरेनर का त्रिक नियम इनके दोष क्या हैं, इनकी सीमाएं कहाँ तक थी। डोबरेनर के त्रिक नियम के दोष को जानेंगे। क्या जानेंगे, तो डोबरेनर के त्रिक नियम के दोष को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि मैंने पहले ही बता दिया है कि डोबरेनर का जो त्रिक नियम है वो केवल 3 ही तक सीमित हो गया। तो पहला दोष है कि डोबरेनर का डोबरेनर ने 3 ही त्रिक दिए। ठीक है, डोबरेनर ने क्या किया, 3 ही त्रिक दिए, उसके आगे कोई त्रिक नहीं दे पाए, उनका सफल हो नहीं पाया। ठीक है, सेकंड गलती कि सभी तत्वों को त्रिक नियम के आधार पर, सभी तत्वों को त्रिक नियम के आधार पर, त्रिक नियम के आधार पर नहीं रखा जा सका, नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, त्रिक नियम के आधार पर सभी तत्वों को नहीं रखा जा सकता है, ये डोबरेनर की त्रिक नियम के दोष हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं और बढ़ते हैं अगले नंबर की ओर। तो दोस्तों देखिए कि इनका त्रिक नियम तो 3 ही दिए, यहाँ तक ही सीमित रह गया जिसके बारे में, और बहुत सारे तत्व हैं, तो आगे का काम जो है इन्होंने नहीं किया। और आगे जो काम किए, इनका जो अगला वैज्ञानिक है, ठीक है, वो है न्यूलैंड। जो अगले वैज्ञानिक जिन्होंने तत्व का आवर्तीकरण के लिए प्रयास किया दूसरे नंबर पे, वो है न्यूलैंड।
न्यूलैंड ने 1865 ईस्वी में, न्यूलैंड 1865 ईस्वी में एक नियम दिए। क्या दिए? एक नियम दिए थे। अब इस नियम के तहत क्या था कि इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाने का प्रयास किया। इन्होंने क्या किया? तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाने का प्रयास किया। इन्होंने क्या किया? तो तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाने का प्रयास किया। इन्होंने देखा कि पहले तत्व का गुण आठवें तत्व के गुण से मैच करता है। आठवें तत्व के गुण समान हैं। इन्होंने क्या देखा कि पहले तत्व का गुण आठवें तत्व के गुण के समान हो जाता है। मतलब कि पहला तत्व का गुण जो है आठवां तत्व के समान हो जाता है। मतलब क्या समझे कि पहला तत्व का जो भी गुण होगा आठवां तत्व का भी गुण वही होगा। ठीक है। और इन्होंने इसे अष्टक नियम कहा। क्या कहा? अष्टक नियम कह दिया। क्योंकि अष्टक नियम कह दिया और इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की। इसकी तुलना जो है, इसकी तुलना संगीत के अष्टक से कर दिए, संगीत के अष्टक से कर दिए। ठीक है। न्यूलैंड्स ने क्या किया कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया और सजाया तो पाया कि पहले तत्व का गुण और आठवें तत्व का गुण दोनों बराबर है और इसे अष्टक नियम का नाम दिया और इसकी तुलना संगीत के अष्टक से कर दी। संगीत के अष्टक ये होते हैं सा रे गा मा फा धा नी सा। देखिए जिस प्रकार यहाँ सा और ये आठवां भी सा है, उसी प्रकार इन्होंने बताया कि पहले तत्व का परमाणु जो गुण होगा, पहले तत्व का जो गुण होगा वो आठवें तत्व का गुण के समान होगा, इसीलिए इसे अष्टक नियम कहा जाता है। और अष्टक नियम 1865 में दिया गया था न्यूलैंड्स के द्वारा। ठीक है। तो न्यूलैंड्स ने क्या किया कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया और देखा कि पहले तत्व का गुण और आठवें तत्व का गुण समान है और इसी को उन्होंने अष्टक नियम कहा और इसकी तुलना जो है संगीत के अष्टक से कर दी जो सा रे गामा पाधा निशा होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, इस प्रकार हम लोग क्या लिख सकते हैं कि तत्वों का वर्गीकरण का दूसरा प्रयास न्यूलैंड ने किया। तत्वों के वर्गीकरण का दूसरा प्रयास न्यूलैंड ने किया है। ठीक है। तत्वों के वर्गीकरण का दूसरा प्रयास न्यूलैंड ने किया। ठीक है। क्या लिख सकते हैं? तत्वों के वर्गीकरण का दूसरा प्रयास न्यूलैंड ने किया। तत्वों के वर्गीकरण का दूसरा प्रयास किसने किया? न्यूलैंड ने किया। और न्यूलैंड ने क्या किया? तो न्यूलैंड ने तत्वों को सजाया। ठीक है। उनके परमाणु भार के आधार पर न्यूलैंड ने क्या किया? तो लिख सकते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम। ध्यान दीजिए, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या होता है? न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या है?
तो इन्होंने वर्गीकरण में वर्गीकरण में सबसे पहले कम परमाणु द्रव्यमान वाले वर्गीकरण में सबसे पहले कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को रखा। सबसे पहले क्या किए कि कम परमाणु वाले तत्वों को रखा, और कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व जो होते हैं हाइड्रोजन, इन्हें रखा गया। हाइड्रोजन से शुरू किया। इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन से शुरू कर और थोरियम पर लास्ट किया। थोरियम पर क्या किया, अंत किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को लेकर के 8 काउंट किए और 8वां तत्व को लिखा। और उसके बाद इन्होंने पाया कि आठवें तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के समान है। क्या इन्होंने पाया कि 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के समान है, मतलब कि बराबर है। ठीक है, और इन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की, जो इस प्रकार होते हैं सा रे गा मा फा ध नी सा। जिस प्रकार देखिए कि पहला और लास्ट वाला जो अक्षर है संगीत का अष्टक जो है दोनों बराबर है, उसी प्रकार पहला और 8वें तत्व का गुण जो होगा बराबर होगा। ठीक है, और इसी को न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। जैसे सोडियम, लिथियम के बाद 8वें स्थान पर है, 8वें स्थान पर है। ठीक है, जिस प्रकार सोडियम लिथियम के बाद 8वें स्थान पर है तथा दोनों के गुणधर्म एक समान हैं। दोनों के गुणधर्म एक समान है। कैसे एक समान है, तो ये दोनों तत्वों को
चाकू से काटा जा सकता है। ये दोनों ऐसे तत्व हैं जिन्हें चाकू के द्वारा काटा जा सकता है, जिन्हें चाकू के द्वारा भी काटा जा सकता है। और लिख लीजिएगा नोट पॉइंट, सोडियम को मिट्टी का तेल यानी कि किरासन तेल में डुबोकर रखा जाता है। क्या किया जाता है? सोडियम को किरासन तेल में डुबाकर रखा जाता है, क्योंकि सोडियम बहुत ही जल्दी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है और अभिक्रिया करने के बाद जलने लगती है। यहाँ तक कि सोडियम पानी से भी अभिक्रिया कर लेती है, इसलिए पानी में डुबाकर नहीं रखा जाता है। किस में डुबाकर रखा जाता है? तो किरासन तेल में। तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ेंगे कि न्यूलैंड के अष्टक नियम की कुछ कमियां जो हैं उनके बारे में जानेंगे। और जिस समय न्यूलैंड इन अष्टक सिद्धांत को दे रहे थे 1865 में, उस समय तक 56 तत्व मौजूद थे। कितने तत्व? तो 56 तत्व मौजूद थे। जिस समय न्यूलैंड अष्टक नियम दिए थे उस समय 56 तत्व मौजूद थे। ठीक है, कितने? तो 56 तत्व मौजूद थे। अब ध्यान दीजिए कि इनका जो 56 तत्व तो मौजूद ही थे, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि इन्होंने ऐसा मान लिया, न्यूलैंड ऐसा मान लिए कि अब जो है कि 56 के बाद 57वां तत्व या अगला तत्व नहीं खोजा जाएगा। लेकिन बाद में बहुत सारे नए नए तत्व खोजे गए, तब इनकी मान्यताएं जो है वो गलत साबित हो गई। और बहुत सारे ऐसे कमियां जो हैं जो इनके अष्टक सिद्धांत में थे, उन्हें की हम चर्चा करेंगे। अब हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की कमियां या दोष। किसके बारे में चर्चा करेंगे? तो न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की चर्चा करेंगे। ठीक है, अब न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की कमियों के बारे में जानेंगे। तो न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की कमियां जो है वो निम्नलिखित है। सबसे पहले इन्होंने यह मान लिया था कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही हैं। क्या माना था इन्होंने? मान लिया था कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही तत्वों का विकास हुआ, तत्वों के बारे में जाना गया, तो इनकी मान्यता जो है गलत साबित हो गई। आगे दूसरा कमी, न्यूलैंड ने कोबाल्ट और निकेल को समान गुणधर्म के कारण एक समूह में रखा। निकेल को समान गुणधर्म के कारण एक समूह में रखा।
क्या किया, इन्होंने कोबाल्ट और निकेल को समान गुणधर्म के कारण एक समूह में रखा, जबकि लोहा का गुणधर्म इन दोनों के समान होने के बाद भी अलग समूह में रख दिए। क्या किए कि न्यूलैंड ने कोबाल्ट और निकेल को तो एक समूह में रखा, लेकिन लोहा को अलग कर दिया। जबकि ये लोहा, निकेल और कोबाल्ट, इन तीनों के गुणधर्म जो हैं समान है। ये तीनों धातु हैं और ये तीनों विद्युत के सुचालक हैं, तीनों में आघात वर्धनीयता होती है, फिर भी क्या किया गया कि इन्हें अलग रख दिया गया। ये उनकी दूसरी गलती थी। आगे तीसरी कमियां क्या थी कि उन्होंने लोहा को निकेल और कोबाल्ट से अलग करके क्लोरीन और फ्लोरीन वाली समूह में रख दिया। उन्होंने क्या किया, लोहा को निकेल और कोबाल्ट के साथ न रखकर क्लोरीन एवं फ्लोरीन के साथ रख दिए। देखिए, लोहा का जो गुण है निकेल और कोबाल्ट से मिलता है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि लोहा को निकेल और कोबाल्ट के साथ न रख करके इन्होंने क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ रख दिया, जो कि गलत साबित हुआ। क्योंकि क्लोरीन और फ्लोरीन जो हैं वो हाइड्रोजन वर्ग के धातु होते हैं, मतलब हाइड्रोजन वर्ग के तत्व हैं, और वे अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, और लोहा जो है अभिक्रिया करके लवण नहीं बनाते हैं। यही उनकी तीसरी कमियां थी। और चौथी कमियां थी कि न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है केवल 20 तक के तत्वों तक ही लागू हुआ। क्या हुआ कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है 20 तक के तत्वों तक ही लागू हुआ, उसके बाद इनके अष्टक नियम जो हैं काम करना बंद कर दिया। और 20वां जो तत्व है उसका नाम है कैल्शियम। 20वां तत्व क्या है, कैल्शियम। तो इनका जो है न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है वो कैल्शियम तक ही काम किया और इसके बाद काम नहीं किया। ठीक है, न्यूलैंड का अष्टक नियम कैल्शियम तक ही काम किया। और 21वां तत्व के बाद जो 8वां नंबर पे आता है उसका गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से मैच नहीं करता है, मिलाप नहीं होता है, जिसके कारण न्यूलैंड की अष्टक सिद्धांत की कमियां भी सामने आई और इन कमियों को रखा भी गया, जिसके कारण न्यूलैंड ने आवर्त वर्गीकरण किया परंतु गलत कुछ नियम दे दिए थे। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। न्यूलैंड जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अष्टक सिद्धांत दिया और इनके अष्टक सिद्धांत जो हैं वो केवल 20 तक के तत्वों तक ही लागू होते हैं और 20वां तत्व जो है वो है कैल्शियम। मतलब कि अष्टक सिद्धांत कहाँ तक लागू होते हैं, कैल्शियम तक। अष्टक सिद्धांत लागू होने वाला सबसे अंत तत्व
कौन सा है? वो है कैल्शियम। कैल्शियम तक ही न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत काम करता है। दोस्तों अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की ओर, और अगला जो है प्रयास तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में कौन किया। अतः हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, अतः लिख सकते हैं, अतः न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल हल्की तत्वों तक ही सीमित रहा। क्या हुआ? अतः हम लोग कह सकते हैं कि न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत जो है वो कहाँ तक सीमित रहा? तो हल्की तत्वों तक ही उपयुक्त रहा और हल्की तत्वों तक ही काम किया। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे जो है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अगला वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने तत्वों का आवर्त वर्गीकरण किया और करने का प्रयास किया। क्या उनका वर्गीकरण सफल रहा या नहीं? तो आगे जो पढ़ने वाले हैं वो हैं मेंडलीव का आवर्त सारणी। मेंडलीव का आवर्त सारणी किसके बारे में जानने वाले हैं? तो मेंडलीव का आवर्त सारणी। दोस्तों पहले थोड़ा सा हम लोग मेंडलीव के बारे में जान लेंगे। तो मेंडलीव कहाँ के रहने वाले थे? तो रूस के रहने वाले थे। मेंडलीव का पूरा नाम दमित्री इवानोविच मेंडलीव है। मेंडलीव का पूरा नाम क्या है? दमित्री इवानोविच मेंडलीव। इनका जन्म रूस में 1 फरवरी 1834 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म 1 फरवरी 1834 ईस्वी को रूस में हुआ था और इनकी मृत्यु 2 फरवरी 1907 ईस्वी को न्यूमोनिया रोग के कारण हो गया था। ठीक है, इसे हम लिखेंगे नहीं, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, जो दमित्री इवानोविच मेंडलीव हैं उनका जन्म रूस में 1 फरवरी 1834 ईस्वी को हुई थी और उनकी मृत्यु 2 फरवरी 1907 ईस्वी को हो गई थी न्यूमोनिया रोग के कारण। और इनका जो बुक है प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री, ध्यान दीजिएगा कि इसकी जानकारी जो है हमें कहाँ से मिलती है? तो प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री के जो राइटर हैं वो कौन है? मेंडलीव। कौन है? मेंडलीव। मेंडलीव जो है प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री के लेखक हैं। प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री के लेखक हैं। इसी बुक में अपवर्तिता के नियमों को बताया गया है। आवर्त सारणी पर तीसरा प्रयास जो है इन्होंने ही किया। आवर्त सारणी पर तीसरा प्रयास इन्होंने ही किया और इनकी जो प्रयास थोड़ी सी सफल ज़्यादा कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले तत्वों को वर्ग या समूहों में सजाने का प्रयास किया और तत्वों को वर्ग और समूहों में बांटा भी। इनसे पहले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सिर्फ तत्वों का वर्गीकरण के लिए सोचा, कौन सा तत्व किस प्रकार है और कौन से नियम से चलेगा, कौन से नियम से क्या होने वाला है। लेकिन इन्होंने पहली बार बताया कि तत्वों को आवर्त और वर्ग में बांटा गया। ध्यान दीजिएगा, लिख सकते हैं कि तत्वों के आवर्त वर्गीकरण का तीसरा प्रयास जो है मेंडलीव ने किया था और मेंडलीव 1869 में ये प्रयास किए थे। तीसरा प्रयास जो है वो मेंडलीव किए थे। और कब किए थे? तो 1869 ईस्वी में इन्होंने प्रयास किया था।
हम लोग जानेंगे कि मेंडलीव ने तत्वों को क्षैतिज स्तंभों के रूप में सजाया। ठीक है, मेंडलीव ने ही सबसे पहले तत्वों को क्षैतिज कतारें एवं उदग्र स्तंभों में बांटा, जिसे मेंडलीव का आवर्त सारणी कहा जाता है। देखिए, मेंडलीव ने ही क्या किया, सबसे पहले तत्वों को क्षैतिज कतारें एवं उदग्र स्तंभों में बांटने का प्रयास किया और इसी को हम लोग मेंडलीव का आवर्त सारणी कहते हैं। और ये प्रयास कब किए थे? 1869 में। और क्षैतिज कतारों को, जो क्षैतिज कतारें हैं, क्षैतिज कतारों को आवर्त एवं उदग्र या ऊर्ध्व स्तंभों को वर्ग या समूह कहा जाता है। जो क्षैतिज कतारें होती है उन्हें आवर्त कहा जाता है एवं ऊर्ध्व स्तंभों को वर्ग कहा जाता है। और मेंडलीव ने 7 आवर्त एवं 8 वर्ग दिए थे। मेंडलीव ने बताया कि ये जब संशोधन कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि 7 आवर्त एवं 8 वर्ग होते हैं। इन्होंने बताया कि 7 आवर्त एवं 8 वर्ग होते हैं। और सबसे पहले इन्होंने ही क्या किया, तत्वों को एक सारणी के रूप में सजाने का प्रयास किया और सजाया। इसीलिए हम लोग उस सारणी को मेंडलीव का आवर्त सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंडलीव का आवर्त सारणी कहते हैं। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के नियम क्या हैं, इसके सिद्धांत क्या हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। मेंडलीव के आवर्त सारणी के नियम। ध्यान दीजिए, जब मेंडलीव प्रयास कर रहे थे, जब सारणी बनाए थे, तो उस समय तक अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, जिसके कारण ये 8 वर्ग ही बनाए थे। ध्यान दीजिए, मेंडलीव का आवर्त सिद्धांत के अनुसार मेंडलीव के आवर्त सिद्धांत, मेंडलीव का आवर्त सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ध्यान दीजिए, मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों को परमाणु भार के आधार पर
सजाने पर बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में सजाने पर एक निश्चित क्रम के बाद, एक निश्चित क्रम के बाद तत्वों का भौतिक व रासायनिक गुण दोहराते हैं। इन्होंने क्या कहा कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाने पर एक निश्चित क्रम के बाद तत्वों का भौतिक व रासायनिक गुण दोहरा जाते हैं। मतलब कि जिस प्रकार से किसी और तत्व का गुण था उसी प्रकार से किसी और तत्व का गुण हो जाता है, ठीक है। और मेंडलीफ के समय जब ये प्रयास कर रहे थे तो उस समय मेंडलीफ के समय कुल 63 तत्व मौजूद थे, 63 तत्व मौजूद थे। मेंडलीफ के समय क्या थे, तो कुल 63 तत्व मौजूद थे। और इनके अनुसार मेंडलीफ के अनुसार पहला तत्व हाइड्रोजन तथा अंतिम तत्व यूरेनियम तथा दूसरा अंतिम तत्व थोरियम। अंतिम तत्व यूरेनियम तथा दूसरा अंतिम तत्व थोरियम होगा। क्या था, पहला तत्व हाइड्रोजन और दूसरा तत्व अंतिम तत्व यूरेनियम तथा दूसरा अंतिम तत्व क्या होगा, हाइड्रोजन, यूरेनियम थोरियम, सॉरी। पहला तत्व हाइड्रोजन और अंतिम तत्व यूरेनियम तथा दूसरा अंतिम तत्व थोरियम था। और ध्यान दीजिए कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में किसके आवर्त सारणी, तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है तथा बाएं से दाएं जाने पर घटता है। नीचे, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है तथा बाएं से दाएं जाने पर घटता है। देखिए ध्यान से, परमाणु द्रव्यमान का मतलब ऑर्बिट की जो कक्षा की साइज है उसकी बात करते हैं। जो साइज है वो घटती या बढ़ती है। परमाणु द्रव्यमान का मतलब कि कक्षा की साइज घटती या बढ़ती है। ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस की केंद्रक जो साइज हो वो क्या होता है, वो घटता या बढ़ता रहता है। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ता है और बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है, घटता है। ये मेंडलीफ के आवर्त सारणी नियम के अनुसार, ठीक है।
और मेंडलीफ जिस समय प्रयास कर रहे थे उस समय 63 तत्वों मौजूद थे और इन्हीं 63 तत्वों का अध्ययन उन्होंने करके अपना आवर्त सारणी दिया। और पहला तत्व इन्होंने हाइड्रोजन को लिया और अंतिम तत्व यूरेनियम को और दूसरा अंतिम तत्व बताया थोरियम को। इस प्रकार इन्होंने एक सारणी तैयार की और उसे ही हम लोग मेंडलीफ क्या आवर्त सारणी कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी, ध्यान दीजिएगा कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के लिए भविष्य में खोजा जाने पर खाली स्थान छोड़ दिए थे। मेंडलीफ भविष्यवाणी किए थे कि भविष्य में कुछ और भी तत्व खोजे जाएंगे और उनके लिए इन्होंने जगह छोड़ दी थी। और जब भविष्य में जगह खोजी गई, मतलब भविष्य में तत्व खोजी गई, तो मेंडलीफ ने जहाँ जगह छोड़ी थी वही जगह में उनको रखा गया। और मेंडलीफ ने उनके गुणों का भविष्यवाणी भी कर दिया था और उनका नाम भी रख दिया था, जैसे एका एल्यूमिना और एका सिलिका। भविष्य में भविष्यवाणी जो किए थे, भविष्यवाणी तत्वों के बारे में, उनका नाम एका एल्यूमिना और एका सिलिका था। एका एल्यूमिना और एका सिलिका, ठीक है। एका एल्यूमिना और एका सिलिका। और इन्हीं जगहों पे क्या किया गया, गैलियम और जर्मेनियम को भरा गया, जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। उसी गुण के जैसा जिस प्रकार मेंडलीफ ने भविष्यवाणी की थी वो ऐसा ही तत्व खोजा गया और बाद में जो तत्वों की भरा गया उसमें स्कैंडियम, जर्मेनियम, गैलियम, टिटेनियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम, गैलियम और टिटेनियम, इन सब तत्वों को क्या किया गया, बाद के समूहों में भरा गया। जो खाली छोड़कर गए थे मेंडलीफ, उन्हीं तत्वों के समूहों में रखा गया। दोस्तों आज पर इतना ही और कल हम लोग फिर मिलेंगे केमिस्ट्री के अगले वीडियो में। जिस प्रकार आप हमारे वीडियो को देखें, यदि आपको समझ में आए तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली इसी तरह की हर नॉलेजेबल वीडियो आपको प्राप्त हो सके और आप भी नॉलेज प्राप्त कर सकें और दूसरों को भी नॉलेज दे सके। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, बेल आइकन को दबा करके ऑल पर दबा दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलें और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो बनाएंगे, डालेंगे, जब भी हम पढ़ाएंगे तो आपको सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त होगी। इसलिए जितना से जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद।